हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा अदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स, है ना। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द बुक्स इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। जिस बुक में बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बुक वैल्यू। इट इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट और सिक्योरिटी एज इट एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए, इट इज द वैल्यू ऑफ एन, किसी एसेट की जो वैल्यू है ना, या फिर कोई सिक्योरिटी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट कर रही है ना। जैसे सपोज करिए हमारे पास फर्नीचर है और इसकी वैल्यू 20,000 रुपए है फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये 20,000 रुपीज जो है वो फर्नीचर की बुक वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद 35 बैलेंस शीट। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना। जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, यानी कि 31 मार्च को हर साल इसको बनाया जाता है ना। दैट इज ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी, दैट इज एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल ऑफ द बिजनेस। और इट इज एसेंशियल, इसको जो है वो बनाना बहुत जरूरी होता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैलेंस शीट को बनाना बहुत कंपल्सरी है। नेक्स्ट है एंट्री। एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल और इन द सब्सिडरी बुक्स इज कॉल्ड एंट्री। कि किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है जर्नल में, सब्सिडरी बुक्स में, वो हमारे लिए क्या मानी जाएगी? एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्टिंग। क्या है? ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर। जब हम जो भी एंट्रीज हमने जर्नल सब्सिडरी बुक्स में लिखी है उसको हम ट्रांसफर करेंगे लेजर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पोस्टिंग बोलेंगे उस प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टर्नओवर। क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना भी हमने गुड्स सेल किया है टोटल, है ना, ड्यूरिंग अ डिफाइनाइट टाइम पीरियड। ठीक है, विच इंक्लूड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल, है ना, यानी कि टोटल सेल। तो उसको क्या बोलेंगे? टर्नओवर बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नेम एज अ टोटल सेल भी इसको बोला जाता है, या टर्नओवर। और इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, या मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। One who is not liable to pay his liabilities in full and is declared insolvent by the court, तो उसको इंसॉल्वेंट बोला जाता है। ऐसा पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता है पूरे तरीके से अपनी एसेट में से, यानी कि उसकी जो एसेट्स है बिजनेसमैन की वो कम है और लाइबिलिटीज जो है वो ज्यादा है। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। वन हु इज इन अ पोजीशन टू पे हिज लाइबिलिटी इन फुल इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो अपनी लाइबिलिटीज को पूरी तरीके से पे कर सकता है ना, वो इस पोजीशन में है, वो क्या है? सॉल्वेंट पर्सन है। नेक्स्ट है उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, रेवेन्यू का मतलब है अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर इन डे टू डे अफेयर ऑफ द बिजनेस। तो हमने किसी बिजनेस में कस्टमर को सेल किया है गुड्स, है ना, और वो अमाउंट अभी हम रिसीव करेंगे या अमाउंट हमको रियलाइज हो चुका है, वो अमाउंट हमारे लिए रेवेन्यू है। ठीक है, बिजनेस के लिए इट शुड बी रेगुलर इन नेचर, और ये रेगुलर नेचर की होती है। ठीक है, रेवेन्यू डिफर फ्रॉम इनकम। रेवेन्यू जो है वो इनकम से अलग होती है, डिफर होती है। सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज इज रेवेन्यू। हमने गुड्स की सेल की, सर्विसेज रेंडर की, है ना, वो हमारे लिए रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज आर एक्सपेंसेस। और जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यानी कि गुड्स की जो कॉस्ट है या सर्विसेज की जो कॉस्ट है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ओके, तो सेल को रेवेन्यू बोला गया है ना, और कॉस्ट को एक्सपेंस बोला गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड नेट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, किसके लिए? इन केस ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और सेल ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ नॉन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है अलग अलग सभी कंपनीज के लिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल ऑफ गुड्स मानी जाएगी किसके लिए? ट्रेडिंग कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। अच्छा, अगर हमने सर्विसेज की सेल की है तो उसके लिए सेल किया है सर्विसेज, है ना, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाएगी सेल ऑफ सर्विसेज किसके लिए? नॉन
फाइनेंशियल कंपनी के लिए, जो मतलब यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अच्छा, अगर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है किसके लिए? फाइनेंशियल कंपनी के लिए। ओके, तो अलग अलग डिफाइन किया गया है अलग अलग बिजनेस के लिए। इन सिंपल वर्ड, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, ऑफ अ कंपनी। तो किसी कंपनी ने अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी रेवेन्यू अर्न की है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपराइटर। क्या होता है? देखिए, सबको पता है, अ पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस, है ना, जो बिजनेस का मालिक है वो क्या है? प्रोपराइटर है वो पर्सन। तो ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस, वो बिजनेस में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है विद द इंटेंशन ऑफ, किस इंटेंशन से? क्योंकि वो प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है। और ही में चाहे जो प्रोपराइटर है वो सोल ट्रेडर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, या फिर शेयर होल्डर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैड डेट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, बैड डेट्स जो है बिजनेस के लिए लॉस होती है और इसका बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ डेटर, है ना, डेटर का वो अमाउंट विच इज इरिकवरेबल, जो रिकवर नहीं किया जा सकता है, वो बैड डेट्स है। द अमाउंट विच डेटर फेल टू पे, है ना, वो अमाउंट जिसको डेटर पे नहीं कर सकता है, और देर इज नो होप ऑफ रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट, कि हमको पेमेंट की, रीपेमेंट की कोई होप नहीं है, वो बैड डेट्स बन जाएगा वो अमाउंट। इट हैपन्स व्हेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेटर कोलैप्स और ही डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर जो डेटर की फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो मर जाता है, वो पर्सन क्या माना जाएगा? फिर वो बैड डेट्स बन जाएगा। ठीक है, सो ये थी हमारी कुछ और इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।